पिछड़ा वोट देखिए, ये कह रहे हैं 63% एनडीए, महागठबंधन 19%, ये बल्कि और ज्यादा दिखा रहे हैं, ज्यादा दिखा रहे हैं जी, ये ज्यादा दिखा रहे हैं। यादव वोट दिखा रहे हैं महागठबंधन को 90%, इधर 6%, वो लगभग 20% दिखा रहे थे। तो एनडीए को ये कह रहे हैं यादव वोट उतना नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो वहां बहुत ही ज्यादा हो गया ना, 90% कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट मुसलमानों से ज्यादा कंसोलिडेटेड। मुस्लिम वोट महागठबंधन को लगभग 79% है, इधर 8% है, और यादव वोट वो कह रहे हैं 90% महागठबंधन को जाएगा। सही कह रहे हैं सर। वो आप सहमत हैं? नहीं, ये मतलब हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। हम लोग कल ये हम लोग के सामने आया था, जब हम लोग शाम का आपके साथ बात कर रहे थे, तो ये 90% का हम लोगों ने आंकड़ा देखा था कि यादव कंसोलिडेशन। इस बार क्या 2 तरह का कंसोलिडेशन हुआ बिहार के चुनाव में, और ये हम लोग वहां घूमते हुए भी हम लोगों ने इस बात को महसूस किया। पहला तो ये कि यादव इसलिए कंसोलिडेट हो रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि ये रियल चांस है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं था। और फिर उन्होंने 53 सीटें भी दी, कैंडिडेट भी दिए उसी अनुपात में, तो इस वजह से कंसोलिडेशन यादव का हो रहा था कि उनको सीएम बना देना है। 90% तक? हाँ, मतलब 90% जाने में कोई हमको हैरानी नहीं है कि अगर इस परसेंट तक गया हो। अच्छा भाई 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो अनुमान ही है ना, ये अनुमान है। जो 1% कम हो सकता है 2-4% कम हो। और दूसरा कंसोलिडेशन सौरभ जी, इसमें जो आप मुस्लिम का देख रहे हैं, ये मुस्लिम का भी 80% कंसोलिडेशन बता रहे हैं, 79। हाँ, तो ये कंसोलिडेशन इसलिए है, ज्यादा इसलिए है, ये हम लोग दोनों फील कर रहे थे। इस बार मुस्लिम कम्युनिटी को ये लग रहा था कि अगर एनडीए जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा। नीतीश कुमार हो सकता है मुख्यमंत्री नहीं बने, या अगर बने भी तो थोड़े समय के लिए बने, तो उनको बीजेपी का सीएम बनने से रोकना था। तो ये जो मुस्लिम कंसोलिडेशन इतना इस मात्रा में दिख रहा है 79%, वो बीजेपी का सीएम रोकने के लिए दिख रहा है, और 90% यादव का जो दिख रहा है आपके हिसाब से दो परिस्थिति कौन सी है दोनों में से, या इनके कोई बीच की है? पिछला सर्वे ये कह रहा है कि यादव और मुसलमान भी कुछ हद तक वोट करेगा एनडीए को नीतीश कुमार के नाम पर, ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं, इसमें भी किया ही है ना, 8% मतलब पिछले जितना ही है ना ये तो। हाँ, तो वो इसलिए है क्योंकि इस बार मुसलमान कैंडिडेट भी तो कम कर दिया नीतीश कुमार ने। पिछली बार 11 मुस्लिम कैंडिडेट थे, इस बार 4 थे, और सब हार गए। इस बार उन्होंने 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिए। तो जब मुस्लिम कैंडिडेट होता है और मुस्लिम बहुल इलाकों में होता है, तो उसको अपने आप वोट मिलता है, उस वजह से ये कम हुआ। ओबीसी इसमें यादव नहीं, ओबीसी में पिछड़ा जो है वो अलग है, अति पिछड़ा अलग है। हाँ, गैर यादव है 63%। ये पिछड़ा जो है, ये पिछड़ा है, इसमें कोयरी कुर्मी है मेनली, जो नीतीश कुमार की जाति है, सम्राट चौधरी की जाति है। ये कोयरी कुर्मी और ये दोनों मिलाकर के 7.5% के करीब है, 8% के करीब। और उसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा है वैश्य का, जो पिछड़े में जुड़ता है, जो बाकी वैश्य अति पिछड़े में है। तो ये जो पिछड़ा का वोट है 9-10%, उसका 63% बता रहे हैं। ये कुल मिला के 9-10% ही होगा, ये ज्यादा होना चाहिए है। वो जो एकदम कमिटेड कास्ट था, इस बार कोयरी और कुर्मी, कुशवाहा और जो कुर्मी है, ये बिल्कुल टूटा नहीं है इस बार। इस बार इसका कंसोलिडेशन ज्यादा था क्योंकि 2 ही चेहरे। मैं जानना चाह रहा हूं, जिसको ये पिछड़ा, जहां जो ये लिख रहे हैं गैर यादव, ये ओबीसी का टोटल आबादी में कितना प्रतिशत? 10% है। 10%। फिर अति पिछड़ा का कह रहे हैं 58%। हाँ, अति पिछड़ा का ये 58% कह रहे हैं। मुसलमान अलग निकाल के अगर कह रहे हैं, अलग निकाल के, तो ये अति पिछड़ा 26% है। 26% आबादी का 56% है। तो हिंदू अति पिछड़ा के 26% का 58%, ये थोड़ा कम लग रहा है हमको यहाँ। ये वोट ज्यादा होना चाहिए है। अति पिछड़ा का वोट भी इस बार ज्यादा पोलराइज हुआ है। जिस तरह से पिछड़ा कह रहे हैं ना, कोयरी कुर्मी पिछड़ा में है, वो जिस तरह से एनडीए के साथ पोलराइज हुआ, उसी तरह से अति पिछड़ा को। ईबीसी की कौन सी जातियां, अगर आप कुछ मुझे बता पाएं? जैसे सबसे बड़ी जाति ईबीसी में जो 3 ही जाति है जिसकी आबादी 2% से ज्यादा है, जिसमें एक तो मल्लाह है, जिसको लेकर के इंडिया ब्लॉक में इतनी मारामारी हुई 2.86% का। उसके अलावा जो एक बड़ी जाति है वो लगभग 2.5-3% है, धानुक है। वो लगभग पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ होता है धानुक। तो 2 ही 3 जातियां हैं जो 2% से ज्यादा हैं। बाकी सारी जातियां जो हैं वो बहुत ही छोटी हैं। मतलब टोटल 5 लाख, 10 लाख, 12, 80 जातियां हैं। 80 जातियां हैं। तो उसमें 2 ही या 3 जाति है जो 2% से ज्यादा है। लेकिन ये सभी बाय एंड लार्ज नीतीश कुमार के साथ जाते हैं। और एक डिजाइन के तहत नीतीश कुमार ने जाति गणना करके और इतना फ्रेगमेंटेशन कास्ट का जो किया है, वो इसके लिए किया है कि उसका नेता इमर्ज नहीं हो सका। उसमें एक तांती तत्मा के नेता आईपी गुप्ता इमर्ज हुए, और एक मल्लाह के नेता मुकेश सहनी इमर्ज हुए। बाकी सबके नेता नीतीश कुमार है या नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की आइडेंटिटी यहां हम हमेशा अति पिछड़ा में इसलिए ले आते हैं क्योंकि बिहार में ये एक प्रचार के तहत बताया गया कि वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करता है। और ये कुछ जिलों के हिसाब से हमने सीटें निकाली हैं,
तो इनमें आप कुछ जो पॉइंट आउट आप करना चाहें, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सारे जिलों के नाम है। ऊपर जैसे अब ये कोई इसमें वो डिजाइन नहीं दिख रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ से शुरू होता है, ये पहली 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी वाल्मीकि नगर से होती है। अच्छा, ये नंबर वाइज है सब। तो ये उस तरह से नहीं है, वहां जाके खत्म हो जाएगा, फिर ये यहाँ रुक जाएगा, उसके आगे वो मिथिला हो गया और फिर उधर आपका सीमांचल हो गया। ठीक है। तो वैसा कोई डिजाइन इस लाइन से जब आप वर्टिकल देखिएगा तब आपको डिजाइन। चलिए यहां से शुरू करते हैं, किशनगंज से। ये सीमांचल वाला का एरिया है। और इसमें जो ये किशनगंज है, इसकी ये सीटें हो गई आपकी बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर और बायसी। ये 60%, 50% से ऊपर, 60% से ऊपर मुस्लिम आबादी वाली सीटें हैं। और ओवैसी की सीटें भी यही हैं। वैसी की सीटें भी इसी में है। ये अमौर सीट है जहां से उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अख्तरुल ईमान, वो अमौर से लड़ते हैं। ठीक है। तो वो पिछली बार जीते थे और बहुत ज्यादा वोट लेकर के जीते थे, उनको 91,000 वोट आया था। और लोकसभा चुनाव लड़े थे किशनगंज से तो 3,09,000 वोट आया था। तो ये अमौर है, कोचाधामन है, किशनगंज। अब किशनगंज में ये सब 60% से ज्यादा वाली सीटें हैं। इसमें इसी इलाके में अब ये आइएगा तो अररिया और किशनगंज में इसी इलाके में पिछली बार उनको वोट मिले थे, जो 4 सीटें मिली थी उसमें 3 संभवतः 3 सीटें इसी में। हाँ, लेकिन क्या इस बार जिस तरह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है, जो आंकड़े हमने पहले भी देखे हैं, चाहे फिर वो वोट वाइब का सर्वे हो या फिर एक्सिस माई इंडिया का हो, जिस तरह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है, तो लगता नहीं कि इस बार एआईएम या फिर ओवैसी कुछ बहुत बड़ा फैक्टर या रोल यहाँ प्ले कर पाएंगे? नहीं है। अभी हमने मुस्लिम वोट के उसमें देखा लगभग 12% अन्य को मिला जी। तो वो अन्य में कौन है? अन्य में कोई दूसरा नहीं है। अन्य में सिर्फ एक कैंडिडेट है, कामरान। इसमें आपको नवादा जब आएगा तो दिखेगा, कामरान वो लड़ रहे हैं नवादा की गोविंदपुर सीट से, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनकी टिकट कटी थी। उनके अलावा दूसरा कोई मुस्लिम ऐसा नहीं है जो उस इलाके के बाहर। तो एमआईएम ही है मेनली जिसको वोट मिलेगा। वोट काटेगा या फिर इतना बड़ा अंतर? क्योंकि पिछली बार कई सीटें ऐसी थी जहां 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 इस तरह के रेंज में आपने। ये बड़ा कंसोलिडेटेड है और वो उन्हीं सीटों पर उनका फोकस है। पिछली बार जिन सीटों पर जीते थे, और हम कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव ज्यादा पोलराइजेशन का चुनाव था, नरेंद्र मोदी को रोकने का चुनाव था। उसमें जब किशनगंज लोकसभा सीट पर 3,09,000 वोट ले अख्तरुल ईमान, तो इस बार कोई ऐसा पोलराइजेशन नहीं है जो अख्तरुल ईमान को अमौर में या बायसी में या कोचाधामन में उनके कैंडिडेट को वोट मिलने से रोक दे। वहां 3 कैंडिडेट मुस्लिम ही। अब किशनगंज एक छोड़ दिए जहां स्वीटी सिंह लड़ रही हैं बीजेपी से, तो बाकी सब जगह कैंडिडेट आपको हिंदू ही मिल जाएंगे, मुस्लिम ही मिल जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को वोट देने में। मुसलमान उनका होगा या इनका होगा या उनका होगा, लोग उनको टिकट पर वोट दे देंगे। कुछ जो जानी पहचानी सीटें दिख रही है उनकी बात कर लेते हैं। जोकीहाट पर बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि वो तस्लीमुद्दीन इस इलाके के बड़े नेता माने जाते थे, गृह राज्य मंत्री रहे हैं भारत के, कितनी बार एमपी हुए। वहां से उनके बड़े बेटे जो हैं सरफराज, वो लड़ रहे हैं जनसुराज के टिकट से, वो मंत्री भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं। उनके छोटे भाई शाहनवाज लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से। और इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार की पार्टी से मंजर आलम है, मंजर अहमद जो है वो भी लड़ रहे हैं। तो ये मेन लड़ाई दोनों भाइयों की है। वो अच्छा, जनसुराज यहाँ बड़ा प्लेयर है, यहीं पर एक प्लेयर है बड़ा। इस पूरे इलाके में एक सीट ऐसी है जो हम बार बार देख रहे हैं कि कोई करे 1 सीट या 2 सीट, उसमें अगर जीतने वाली सीट होगी तो ये जोकीहाट की ही सीट होगी। ठीक। झंझारपुर, झंझारपुर का इलाका जो मिथिला में आ जाए, ये सीमांचल से अलग हो गया, ये मिथिला में आ गया। यहाँ आकर के दूसरा समीकरण काम करता है, और यहाँ नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा का समीकरण है, वो समीकरण झंझारपुर में काम करता है। यहाँ मुस्लिम वोट का वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। मुस्लिम एक ढाका सीट सुनी लग रही है बहुत इस चुनाव में। ढाका किधर? अच्छा, यहाँ शिवहर में। जी हाँ, ये जिला पूर्वी चंपारण है। शिवहर के अंदर तो ले आया गया। शिवहर एकमात्र ऐसा जिला जहाँ एक ही सीट है विधानसभा की। ये ढाका सीट इसलिए चर्चा में है, आपको इस सीट के बारे में हम बता दें कि इस सीट पर एक तो आरजेडी से फैसल रहमान लड़ रहे हैं, उनके पिता बड़े नेता थे मुसलमानों के, मोतियुर रहमान, वो लड़ रहे हैं। और डॉक्टर एलबी प्रसाद को जनसुराज ने यहाँ कैंडिडेट बनाया, जो वैश्य में तेली जाति से आते हैं। और एमआईएम का यहाँ हिंदू कैंडिडेट है जो राजपूत जाति से आते हैं। इसीलिए एमआईएम ने हिंदू कैंडिडेट। और वो सिर्फ हिंदू कैंडिडेट का मामला नहीं है, वो मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस हिंदू कैंडिडेट के भाई बगल की कंस्टिट्यूएंसी है मधुबनी, वहां से एमएलए हैं बीजेपी के। वो मधुबनी नहीं, वो नहीं, मधुबन शिवहर के ठीक नीचे है मधुबन। यहाँ से बीजेपी के एमएलए हैं, मंत्री भी थे, वो एमएलए हैं राणा रणधीर सिंह। उनके भाई राणा रंजीत ढाका से चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम से। इनके पिता सीताराम सिंह बड़े नेता होते थे बिहार के। तो रंजीत सिंह को राजपूत वोट हो सकता है मिल जाए, एलबी प्रसाद को तेली का वोट मिल जाए हो सकता है, और वहां से फिर उनके लिए संभावना बहुत आसान हो जाती है। पवन जायसवाल वहां नेता है, सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के। तो ढाका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो गया ढाका में। ओके, एक जाले की सीट, जाले की सीट बड़ी विवाद की वजह से आपको ध्यान आ रहा होगा, चूंकि वहां से एमएलए हैं वो जीवेश मिश्रा जो मंत्री थे,
उनको लेकर के एक बड़ी चर्चा रही, वो फिर नकली दवाई वाला मामला हुआ और उनको कई तरह की चीजें लेकर के वो, लेकिन ये फिर मिथिलांचल की सीट है जहां मैथिल ब्राह्मण या अति पिछड़ी जातियां, ये वोट वहां मैटर करता है, मुस्लिम वहां उस तरह से मैटर नहीं करता है उसको।